सुप्रभात सभी को। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो अगला टॉपिक है हमारा। ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ रखा था व्याख्यान एक में, पर्यावरण अध्ययन की बहु विषयिक प्रकृति। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ रखा था पहले भी। यूनिट वन का ये टॉपिक था जिसमें हमने पर्यावरण के काफी चीजों को हमने पढ़ लिया था। अब आगे हम पढ़ने अगर जा रहे हैं तो आगे हम पढ़ेंगे पर्यावरण के घटक के विषय में। हम पढ़ने जा रहे थे तो पर्यावरण के जो घटक होते हैं, अब पर्यावरण में कौन कौन से तरीके के घटक होते हैं ये चीज हम देखेंगे। तो पर्यावरण में जो सबसे पहला घटक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वायुमंडल। ठीक है। तो पहला जो है वो है तुम्हारा वायुमंडल। सो ये वायुमंडल में होता क्या है अगर मैं बात करूं तो वायुमंडल को तुम अच्छे से देख सकते हो। वायुमंडल में कौन कौन से लेयर होते हैं? ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, मेजोस्फियर होता है। ठीक है। और साथ ही साथ तुम्हारा क्या होता है यहाँ पे? थर्मोस्फियर भी होता है। ओके। और आयनोस्फियर भी यहाँ पे मौजूद है जो कि तुम्हारा आयंस रखता है अपने साथ साथ। ठीक है। तो ये सारे जो घटक हैं इसमें जो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो स्पीयर है वो है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर को तुम अच्छे से देख सकते हो। ये जो स्पीयर है इसमें क्या होता है कि जो जमीन पे होता है, जमीन पे काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है, तापमान होता है। बट जैसे ही आप ऊपर जाते हो तो इसमें क्या होता है कि तापमान घटने लगता है। तो जमीन में टेम्परेचर और ऊपर में कम इसी वजह से होता है क्योंकि जब भी अगर हम बात करें वाटर, ठीक है, पानी की हम बात करते हैं, पानी हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, आपका नाइट्रोजन हुआ, NO2 हुआ, या तो आपका बाकी जितने भी गैसेस हैं उन सब का काम क्या होता है कि वो सूरज की जो आने वाली रोशनी है और वापस जाने वाली रोशनी है उसको रोक के रखते हैं अपने पास में। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी के इस सतह में, ट्रोपोस्फेयर वाली सतह में तुम्हारा क्या होता है कि गर्मी पैदा होता है। ये चीज दिमाग में बैठा। अब धीरे धीरे अगर ऊपर जाओगे आपका क्या होता है कि गैस की जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, वो धीरे धीरे घटने लगता है। तो किसी जगह की अगर घनत्व घटने लगेगा तो गैसेस की मात्रा कम हो जाएगी। अगर गैसेस की मात्रा कम हो जाती है तो तुम्हारी जो ऊपर की परतें हैं उसमें तुम्हारा क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता रहता है। ठीक है। अब ये कहाँ तक डिक्रीज होगा? ये होगा ट्रोपोस्फोज तक डिक्रीज होगा, उसके आगे नहीं होगा क्योंकि उसके आगे फिर ओजोन की परत आती है जो अल्ट्रावायलेट किरणों को अपने अंदर रख के और फिर से गर्मी बढ़ाने की कोशिश करती है। आइए चलते हैं इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या समझा रहा है। जैसे कि पहले हम जान सकते हैं कि वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली गैसियस परत है, ये सबको पता है। प्रचुर मात्रा में यहाँ पे ऑक्सीजन वाला वातावरण होता है जिसके लिए पृथ्वी के लिए अधित्व और जीवन को बनाए रखता है ये। ठीक है। इसका मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, 78.8% का नाइट्रोजन, ठीक है, 20.95% का ऑक्सीजन, 0.93% का आर्गन एंड 0.039% का कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, हीलियम और महान गैसों की असंग शामिल होते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं कि उपस्थित जल वाष्प की मात्रा भी परिवर्तनशील होती है जो कि 0 से 3% होता है। अब ये परिवर्तनशील क्या होता है? सपोज करो कि तुम्हारा ये धरती है, धरती पे कहीं पे पेड़ होगा, कहीं पे बिल्डिंग होगा, कहीं पे तुम्हारा घर होगा, कहीं पे तुम्हारा खेत होगा। अब हर जगह से निकलने वाला जो भाष्प है वो तो अलग अलग होगा। तो जल वाष्प जहां से भी निकलता है उसकी मात्राएं अलग होती हैं, इसलिए वो हर समय अपना परिवर्तन करता रहता है वायुमंडल में। इस वजह से उसको परिवर्तनशील वाली हवा बोली जाती है, जल वाष्प को। क्लियर। इसके बाद आता है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल में जो परतों की एक श्रृंखला है जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं। अपनी विशिष्ट विशेषताएं के और पर अगर हम देखें, जमीन स्तर से ऊपर की ओर बढ़ते हुए इन परतों का नाम दिया गया है। सबसे पहले है क्षोभा मंडल। शोभा मंडल हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसको हम ट्रोपोस्फियर भी बोलते हैं। ट्रोपोस्फियर। ठीक है। शोभा मंडल जमीनी स्तर से शुरू होकर यह समुद्र तल से लगभग 11 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। मतलब क्या है कि पृथ्वी का अगर हम बात करें, ये तुम्हारा इक्वेटर है, ये तुम्हारा पोल है, ये तुम्हारा पोल है। ठीक है। तो जमीन से शुरू होकर ये लगभग 11 किलोमीटर ऊपर तक गया है। कौन? शोभा मंडल। ठीक है। फिर आता है तुम्हारा समताप मंडल। समताप मंडल में क्या होता है कि ऊपर की अगली परतें समताप मंडल कहलाती है। ठीक है। ये समताप मंडल क्षोभा मंडल के शीर्ष के से जमीन से लगभग
52 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। ठीक है। कुख्यात ओजोन परत समताप मंडल के भीतर पाई जाती है। इस परत में ओजोन अणु सूर्य से ऊंचा ऊर्जा पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं। ठीक है। यूवी ऊर्जा को गर्मी से परिवर्तित करते हैं। अब यूवी जो होता है, अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं, ये क्या होती हैं कि जब तुम्हारे इस समताप मंडल की ओर आती हैं, तो इस समताप मंडल से क्या हो रहा है कि समताप मंडल गर्मी पैदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कारण है कि ये दो रिएक्शन वहां पे मौजूद होते हैं। कौन सा रिएक्शन? कि ओजोन जो होता है, अगर किसी तरीके की यूवी किरणें जिसकी जो वेवलेंथ होती है, मतलब जो लंबाई होती है, वो लेस देन 200 नैनोमीटर है, तो वो क्या बनाता है, दो तरीके के ऑक्सीजन रेडिकल बनाता है। ठीक है। ऑक्सीजन आयन बनाता है। ये ऑक्सीजन आयन फिर क्या होता है कि ये एक ऑक्सीजन के साथ मिलके ओजोन की परतें बनाती हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ओजोन तैयार हुआ यहाँ पे। ठीक है। ओजोन तैयार हो रहा है। फिर अगर हम बात करें ओजोन का टूटने की बारी, तो टूटने के समय में क्या होता है कि 200 से 300 लंबाई वाली जो यूवी किरणें हैं वो आती हैं, और वो टकरा के क्या करती हैं, फिर ऑक्सीजन एंड ओ में तोड़ देती है। तो O प्लस O3 जो होता है, वो अगेन क्या करता है, दो O2 बना लेता है, ऑक्सीजन बना लेता है। तो इस तरीके से ओजोन की परत बन भी रही है और ओजोन की परत टूट भी रही है। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारे कहाँ पे मौजूद है, ये तुम्हारा समताप मंडल में होता है। ओके। फिर ऊपर की जो लेयर है, उसके ऊपर की लेयर, उसको हम मेजोस्फीयर बोलते हैं। ये लगभग 30 से 35 किलोमीटर मोटा होता है और पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर के ऊपर मौजूद होता है। ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। समताप मंडल के ऊपर मेजोस्फीयर होता है। ये हमारे ग्रह में लगभग 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर की ओर फैला हुआ है। ठीक है। अधिकांश उल्का मेजोस्फीयर में ही जलते हैं, और हवा का घनत्व बहुत कम होने के कारण यहाँ पे सूरज की रोशनी जो होती है वो ज्यादा देर तक रहती नहीं है, जिस वजह से ये ठंडा होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हवा का घनत्व है, हवा का घनत्व की मैं अगर बात करूं, हवा का घनत्व कहाँ कहाँ कम हो जा रहा है। देखो, मेजोस्फीयर में काफी कम हो जा रहा है, उसके ऊपर तो बिल्कुल ही कम हो जा रहा है। तो ये अपना क्या है, हवा का घनत्व विथ अल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई के साथ हवा का घनत्व को हम यहाँ पे दर्शा रहे हैं। तो आप सब ये डायग्राम बनाओ, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस वजह से ये इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। इस वजह से आपका मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके। उसके ऊपर आता है आपका थर्मोस्फियर। तो थर्मोस्फियर की अगर हम कहानी बताएं, तो इसमें क्या होता है कि मेजोस्फियर के ऊपर की बहुत ही दुर्लभ हवा की परत को हम थर्मोस्फियर कहा जाता है। सूर्य से ऊंचा ऊर्जा एक्सरे और यूवी विकिरणों के थर्मोस्फियर में अवशोषित होते हैं। यहाँ पे मौजूद होता है यूवी किरणें और एक्सरे, जिससे इसका तापमान सैकड़ों या कई बार हजार डिग्री तक पहुंच जाता है। थर्मोस्फियर सबसे शीर्ष पे मौजूद है। ऊपर का थर्मोस्फियर जो लगभग कितना होता है, 500 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और 932 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है, जिसमें से 2000 डिग्री सेल्सियस तुम्हारा क्या ऊपरी सतह में जाता है। इससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है। आइनोस्फीयर वायुमंडल का बहुत ही सक्रिय हिस्सा है। यहाँ पे थर्मोस्फीयर के अंदर तुम्हारा आइनोस्फीयर भी होता है, जो कि क्या काम करता है, जो तुम्हारे फोन से जो सिग्नल जा रहा है या टीवी से जो सिग्नल तुम्हारे पास आ रहा है, वो कैसे आ रहा है, वो तुम्हारे आइनोस्फीयर से टकरा के आ रहा है। क्योंकि सेटेलाइट से अगर कोई भी चीज आ रही है, तो वो आइनोस्फीयर से होते हुए आ रही है। आइनोस्फीयर करता क्या है, किसी भी तरीके की अगर सिग्नल तुम्हारे फोन से जा रहा है वहां तक, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उसकी ताकत को बढ़ाता है, ताकि वो खत्म ना हो जाए। अगर वो खत्म हो गया तो तुम सुन कैसे पाओगे, एक बंदा फोन करेगा, दूसरा बंदा सुन नहीं पाएगा। तो आइनोस्फेयर की परत का काम ही यही है कि वो मदद करता है तुम्हारे कम्युनिकेशन में। ओके। दूर संचार में मदद करता है, और यह इस तथ्य से अवशोषित ऊर्जा के आधार पर बढ़ता है और सिकुड़ता है। इन परतों में गैसेस और सौर विकिरण के आयन बनाने की लिए उत्तेजित होते हैं, जिनमें कि विद्युत अवशेष होते हैं। आयनिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें मौजूद होता है। ठीक है। इसके अगर हम पढ़ने जाएं, इसके आगे हम पढ़ते हैं जल मंडल। तो जल मंडल की हम बात करें, तो जल मंडल सतह पर और साथ ही पृथ्वी के सतह के नीचे मौजूद पानी में कुल मात्रा है। ठीक है। विश्व का लगभग 2/3 भाग जो है वो जलमंडल से आच्छादित है।
ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ देख सकते हो कि हाइड्रोस्फीयर को हम जलमंडल बोलते हैं, जिसमें कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है। कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्फीयर होता है जिसमें कि दो तरीके के वाटर होते हैं, एक होता है जमीन के ऊपर की पानी, एक होता है जमीन के नीचे की पानी। ठीक है। तो जमीन के नीचे को हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, जमीन के ऊपर को हम सरफेस वाटर बोलते हैं। सरफेस वाटर में ओशन, सी, लेक, रिवर ये सब मौजूद होता है, वेटलैंड के साथ साथ। जबकि हमारा नीचे अगर हम बात करें तो ओशन सरफेस होता है, ओशन रिलीफ, टेम्परेचर ऑफ ओशन, इन सब की वजह से वो प्रभावित हो रहा होता है। तो अगर हम बात करें हाइड्रोलॉजिकल चक्र, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल चक्र जो पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर वृत्ताकृत है प्रभाव को संदर्भित करता है, जिसमें कि ठोस, तरल और गैसियस रूप से जैसे कि पदार्थ तीनों शामिल होते हैं। ठीक है। जैसे कि आइस की बात करें तो वो ठोस होता है, तरल मतलब तुम्हारा कौन सा होता है, पानी, और गैसियस रूप में अगर मौजूद है तो तुम्हारा कौन सा चीज मौजूद होगा, वेपर, वाष्प, जल वाष्प जो होता है वो तुम्हारा गैसियस रूप में मौजूद होता है। ये बाहरी ऊर्जा के उपयोग के साथ साथ एक रूप से दूसरे रूप में पानी के निरंतर आदान प्रदान को भी संदर्भित करता है। समझ में आया ये पोर्शन? ठीक है। आगे चलते हैं। वाष्पन, संघनन और जैसे भौतिक क्रियाओं को विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से ऊपरी वायुमंडल में जल वाष्प से अवशासित को बदलने की प्रक्रिया है। ठीक है। वाष्प किस तरीके से बदलता है ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये सामान्यतः बदल बादल का रूप धारण कर लेता है। एक वाष्प अगर बहुत समय तक ऊपर उठ रहा है और वो ठंडा होने लगता है तो वो बादल बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर देता है, जिसमें कि हम वर्षा, संघनित बादलों की वर्षे है जो कि अधिकतर वर्षा के रूप में ही होती है, और कभी कभी बर्फ भी पड़ते हैं, ओले भी आते हैं, कोहारे, बूंदे आदि रूप में वो गिरने की कोशिश करता है। फिर आता है घुसपैठ, पृथ्वी की फपड़ी के भू भूमिगत स्तर में भी पानी को प्रवेश की प्रक्रिया है। ठीक है। तो ये क्या बोला है, ये ग्राउंड वाटर की बात कर रहा है। ठीक है। अवरोधन भूमि पर गिरने के बजाय वनस्पति द्वारा फंसी वर्षा है। ठीक है। अपहाव पृथ्वी सतह पर विभिन्न चैनल जैसे नदी की धारणाएं और आदि के माध्यम से पानी की गति है। ओके। फिर आता है उपसतह प्रभाव, घुसपैठ के बाद पृथ्वी की फपड़ी के भीतर पानी की गति है, जो कि अंततः ये तो आर्टिशियन कुएं की माध्यम से ऊपर आता है। अब ये चीज समझो ये क्या समझा रहा है। ठीक है। हम बात करते हैं जमीन के नीचे का पानी। ठीक है। जमीन के नीचे में क्या होता है कि एक होता है आर्टिशियन कुआं, जिसको हम बोल रहे हैं आर्टिशियन कुआं। ठीक है। आर्टिशियन कुआं। ठीक है। जमीन के नीचे क्या होता है कि यहाँ पे क्या मौजूद होता है, यहाँ पे एक ऐसे जमीन के क्या होते हैं, स्तर होते हैं जिसमें से पानी क्या होता है कि बहुत ही प्रेशर में मौजूद होता है। ठीक है। जब भी आप क्या करते हो कि जब भी आप कहाँ पे एक छेद बनाते हो, सपोज करो मैंने एक बोरवेल खोदा इस जमीन के सतह के अंदर, ना ऊपर पानी जा रहा है नीचे पानी जा रहा है, पानी सिर्फ इसके अंदर मौजूद है। हम बात करते हैं पानी इस सतह के मौजूद ऊपर मौजूद नहीं है, ना ही नीचे मौजूद है, सिर्फ इस सतह के अंदर है, और यहाँ से पानी इधर नहीं जा रहा है, यहाँ से पानी इधर नहीं जा रहा है। जब भी आप बोरवेल खोलोगे तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक क्या होगा कि पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको हम आर्टिशियन कुआं भी बोलते हैं। ठीक है। तो यही है आपका आर्टिशियन कुआं। मछली वहां के समुदाय की महत्वपूर्ण सदस्य है, उनको उन्हें आगे में विकृत किया जाता है। ठीक है। ये सब तो आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये सब भी जानने की जरूरत नहीं है, ये सब इम्पोर्टेंट है नहीं, बट आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, बट ये सब जरूरी नहीं है, आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। ठीक है। अब जल मंडल के घटक, जल मंडल के अंदर भी घटक होता है। जल मंडल के अंदर चार प्रमुख घटक होते हैं, जैसे कि महासागर, ताजा पानी, हिमनद जल और वायुमंडलीय जल जो कि वाष्प के रूप में होता है। सतही जल की अगर बात करें तो महासागर, समुद्र, झीलें, तालाब, नदियां और बहुत सारी नदियों के साथ साथ वो सतही जल की बात करता है। भूजल की बात करें तो भू जल यदि मिट्टी के छिद्रों, चट्टानों, जलभृतों और झरनों में पाया जाता है। तो पानी सभी उपलब्ध स्थानों को भरने वाली चट्टान और मिट्टी में छिद्रों के माध्यम से रिश्ता है। ठीक है। तो ग्राउंड वाटर बोलते हैं भूजल को, जो कि तुम्हारा किसी भी सरफेस के नीचे मौजूद होता है, इसको हम ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि विभिन्न स्रोतों के माध्यम से पानी का वितरण किस तरीके से पृथ्वी में हो रखा है। महासागर जो है वो 97.3% है। बर्फ की टोपियां और ग्लेशियर्स की बात करें तो वो 2.0.5% है।
ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज की बात करते हैं। भूजल जो है वो 0.868% है। मीठे पानी का झील जो है 0.0006 है। और अंतर्देशीय समुद्र और नमक की झीलों का 0.09% है। वातावरण में 0.019 परसेंटेज होता है पानी। ठीक है, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। और नदियां जो है वो काफी कम होती हैं, 0.001% होता है। इसके बाद आता है आपका स्थल मंडल। ठीक है, स्थल मंडल मतलब लिथोस्फीयर। ठीक है, इसको हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। क्लियर, दिस इज लिथोस्फीयर। तो स्थल मंडल किसी भी स्थलीय प्रकार के ग्रह और प्राकृतिक उपग्रह का सबसे कठोर बाहरी अवतरण होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, इसको हम क्या है, ये अर्थ के ऊपरी सतह, पृथ्वी के ऊपरी सतह की जो पोर्शन है, इसको हम लिथोस्फीयर में बोला जाता है। ये भी लिथोस्फीयर का भाग है। ओके, जिसको स्थल मंडल भी बोलते हैं। पृथ्वी पर ये क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के हिस्से से बना है, जो कि हजारों साल या उससे अधिक समय के से पैमाने पर लोचादार व्यवहार करता रहा है। टूटता बढ़ता गिरते के तरह से वो क्या हो रहा है कि उसमें से जमीन में मिट्टी आ रही है, जमीन से मिट्टी जा रही है। ये चीज समझ में आया। फिर बात करते हैं क्रस्ट और ऊपर के मेंटल को रसायन विज्ञान और खनिज विज्ञान के आधार पर भी प्रतिष्ठित किया जाता है। स्थल मंडल को महासागरीय और महाद्वीप स्थल मंडल में भी विभाजित किया जा सकता है। महासागरीय स्थल मंडल और महासागरीय क्रस्ट, जो कि लगभग 2.9 ग्राम प्रति घनी सेंटीमीटर या 0.1 पाउंड प्रति घनी इंच का औसत घनत्व है। ठीक है, मतलब क्या है, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। महासागरीय स्थल मंडल, महासागरीय मतलब जिसमें तुम्हारा ओशन होता है, जिसमें पानी होता है, महासागर होते हैं, उसका जो घनत्व है वो क्या है, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर। उसी तरीके से अगर स्थल मंडल की मैं बात करूं तो स्थल मंडल का कितना है, 2.7 ग्राम पर सीसी, मतलब सेंटीमीटर क्यूब 2.7 है। क्लियर, 2.7 ग्राम पर सीसी है। क्लियर, ये चीज याद रखना। ये बस घनत्व की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर पृथ्वी की फपड़ी का सजाइत पदार्थ नहीं है, तो इसमें चट्टानों की विभिन्न परतें हैं, जिनमें शीर्ष पर तल छट्टी वटानो, बीच में ग्रेनाइट और कार्यपलट चलटने और तल पर बेसाल्टिक चट्टानें शामिल है। मतलब क्या है, ये क्या चीज समझा रहा है। सपोज करो कि मैं बात किया तुम्हारा, ये कौन सा मंडल है, महाद्वीपीय स्थल मंडल है। एक होता है तुम्हारा क्या, एक महाद्वीपीय स्थल मंडल है, और दूसरा मंडल का नाम क्या है, दूसरा मंडल का नाम है तुम्हारा जमीनी स्थल मंडल। ठीक है, एक महाद्वीप स्थल मंडल होता है, एक जमीन स्थल मंडल होता है। जमीनी स्थल मंडल की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो जमीनी स्थल मंडल का जो कंपोजिशन होता है, उसमें किस तरीके के रॉक्स पाए जाते हैं, किस तरीके के पत्थर पाए जाते हैं, तुम्हारा ग्रेनाइट पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट पत्थर। अगर हम बात करते हैं तुम्हारा महाद्वीप स्थल मंडल, तो महाद्वीप के जो स्थल मंडल होते हैं, ये महाद्वीप स्थल मंडल का मीनिंग क्या समझा रहा हूं मैं, ये पानी के नीचे का जो सतह है ना, उसको महाद्वीपीय स्थल मंडल बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि बेसाल्टिक बेसाल्टिक चट्टानें शामिल होती हैं। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखो संभाल के। फिर आता है आपका जीव मंडल। तो जीव मंडल की बात करें तो जीव मंडल पृथ्वी का वो भाग है जहां पे सजीव फलते फूलते और रहते हैं। ठीक है, सजीव मतलब सजीव में आपके पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सारे आएंगे। ठीक है, यह ग्रह का वह हिस्सा है जो जीवन को बनाए रख सकता है। पृथ्वी के 3 अन्य गोले हैं, जैसे कि वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल। हालांकि उन सभी में जीवित चीजों का निवास है। ओके, वो भाग या क्षेत्र जहां जीव पाए जाते हैं, सामूहिक रूप से जीव जीव मंडल कहलाते हैं। इस प्रकार यह भी कहा जाता है कि जीव मंडल पृथ्वी पर सभी परिस्थितिक तंत्रों का योग है। जीव मंडल एक ऐसा शब्द है जो कि पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिक तंत्रों का समाहित करता है। इसलिए इसमें निर्जीव तत्व जैसे सूर्य का प्रकाश और पानी और जीवित जीवों दोनों शामिल है। ठीक है, ये तुम्हारा बायोस्फीयर भी कहलाता है। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं समाप्त होता है। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स पे हिंदी में जरूर लिख देना, ताकि आपको वो डाउट्स क्लियर किया जा सके। समझ में आया? आई होप कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।